हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं फरवरी के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। जनवरी के करंट अफेयर्स 3 पार्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो करंट अफेयर्स स्पेशली टीचिंग जॉब्स के लिए यूपीएससी के हिसाब से मैंने चूज़ करे थे। तो सिमिलरली मैं फरवरी के भी करंट अफेयर्स ले आई हूँ। तो आइए इन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो हु हैज़ बिन नेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अ हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड बनाया है जो कि सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक जो अभी सिचुएशन चल रही है। हमें पता है कि सोशो इकोनॉमिक जो गैप है लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उन चीज़ों के ऊपर एडवाइस देना, सजेशन देने के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसकी हेड कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी हेड बेसिकली है जयति घोष। ठीक है, जयति घोष एक प्रोफेसर हैं अपने प्रोफेशन में। वो पहले जेएनयू में पढ़ा चुकी हैं काफ़ी साल, और आज करंटली वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। तो जयति घोष हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड जो कि सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में एडवाइस देगा, उसकी हेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एम्बिशियस अभ्युदय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने अभ्युदय प्रोग्राम एक चलाया है, जिसका टारगेट बेसिकली ये होगा कि वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए यूपी की गवर्नमेंट ने, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी की गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है अभ्युदय प्रोग्राम, जिसमें फ्री कोचिंग दी जाएगी ऐसे बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। अब ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स अमेरिकाज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी। ठीक है, तो अमेरिका की पहली ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो पहली वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी है। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी है तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर है जैनेट येलेन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। अभी क्या है, यूएसए में नई गवर्नमेंट खड़ी हुई है, जो बाइडेन के अंडर वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं नए यूएसए की, और इसी वजह से उन्होंने अपना नया कैबिनेट बनाया है, नए मिनिस्टर्स चूज़ करे हैं, और इसीलिए आजकल यूएसए से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आती रहती है, और आपको ऐसे जो नए अपॉइंटीज़ हैं उनके बारे में ध्यान रखना है, स्पेशली जब ऐसे डिस्टिंग्विश लोग, यानी जैसे कि फ़र्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने पहला, अभी जो उनकी नई गवर्नमेंट है उसमें डिफेंस सेक्रेटरी किसको बनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जनवरी के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मुझे बताना है कि यूएसए में अभी डिफेंस सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 7th। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत की रैंक इसमें ऑलरेडी दी हुई है। तो भारत को 7वें नंबर पर रखा गया है ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, ये ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स बेसिकली एक थिंक टैंक निकालता है। मुझे लगता है मेरी राइटिंग थोड़ी बेटर होती जा रही है इसमें तो ये अच्छी बात है। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये एक थिंक टैंक निकालता है। थिंक टैंक का नाम है जर्मन वॉच। ठीक है, तो ये जर्मन वॉच ने 2021 का रिस्क इंडेक्स निकाला है, जिसमें भारत जो है वो 7th नंबर पे आया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहले नंबर पे है, यानी कि जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है इसमें मोजाम्बिक। तो इसमें बताया गया है, बेसिकली इस रिस्क इंडेक्स में 2019 में जितने भी एनवायरनमेंट के इवेंट्स हुए हैं, तो उस हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। इसमें इंडिया मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक है, यानी कि इंडिया 7th नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोजाम्बिक भी याद रखना है और इंडिया की रैंक भी याद रखनी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू 53rd पोजीशन। अगेन इसमें इंडिया की पोजीशन दी हुई है, इंडिया की पोजीशन है 53rd डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला है EIU ने। EIU स्टैंड करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रैंक इंडेक्स निकाला है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक है 53rd, ठीक है। 2019 में इंडिया की रैंक थी 51st और अब हम 2 प्लेसेस और गिर गए हैं, यानी कि हम लोग 53rd पोजीशन में आ गए हैं 2020 की रैंकिंग में, ठीक है। तो 2019 में हम 51st थे। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी माना जा सकता है। तो इसका आंसर है नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे दुनिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है और इसे एक फुल डेमोक्रेसी बोलते हैं। फुल डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी कोई करप्शन नहीं है, कोई भी लोगों के जो विचार हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरीके का सोशल मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग पूरी तरीके से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जहाँ तक कि इंडिया की बात है, इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला गया है, यानी कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र इनके हिसाब से नहीं है, यानी कि काफ़ी बार हम लोग अपनी ओपिनियंस को ओपनली नहीं बता पाते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, जबकि नॉर्वे जो कि नंबर 1 पे कंट्री है वो एक फुल डेमोक्रेसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम एंड आई विल, ठीक है। ये थीम जो है ये वर्ल्ड कैंसर डे पे थीम थी। तो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज दिस थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसका आंसर होगा आई एम एंड आई विल। तो क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे कौन सी डेट पे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 फरवरी, ठीक है। तो UPSC के एग्ज़ाम के हिसाब से सारी डेट्स को याद करना ज़रूरी नहीं है, पर कुछ डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो डेट्स आपको याद रखनी है। जैसे 23 जनवरी को हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर, इंडियन पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर के नाम पे हमने पराक्रम दिवस शुरू किया था। आप मुझे फिर से वो लिख के दिखाओ कि वो किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर हमने दिन बनाना शुरू करा है। तो इस तरीके की जो डेट्स हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं या कैंसर जैसे जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के ऊपर है उससे रिलेटेड है, तो ऐसी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड कैंसर डे एक तो होता है 4 फरवरी में, और दूसरी चीज़ इस साल की इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर ने एक कमेटी अपॉइंट करी है और ये कमेटी का काम है कि ये क्रिमिनल लॉज हैं जो भारत में उसको रिफॉर्म करने का काम करेगा, यानी कि हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉ को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, आज के टाइम के हिसाब से उसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर जो सजेशंस हमें चाहिए तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो ये कमेटी किसके अंडर बनाई गई है, क्वेश्चन ये है। तो इस कमेटी को लीड करेंगे रणबीर सिंह, ठीक है। रणबीर सिंह कोई बॉलीवुड एक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, रणबीर सिंह यहाँ के हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको ये काम दिया गया है कि वो इस कमेटी को हेड करेंगे जो कि क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए सजेशंस देगा, ठीक है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, वो ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल का एक कुछ परसेंटेज होना ही चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। इस वजह से जो शुगर केन इंडस्ट्रीज से जो इथेनॉल निकलता है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट ने 2025 तक कितने प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा ये टारगेट रखा है। तो आपको मुझे ये प्रतिशत बताना है कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि कितने प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होना चाहिए टिल 2025, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़ॉन फाउंडर, आपको पता है जेफ बेजोस हैं और आज के टाइम पे हम देख चुके हैं जेफ बेजोस रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड। तो इसमें पूछ रहा है कि जो अमेज़ॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने CEO की पद से रिज़ाइन कर दिया, मतलब वो नीचे उतर गए हैं।
और अब वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो अब ये क्वेश्चन है कि नया सीईओ अमेज़ॉन का कौन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंडी जैसी। ठीक है, एंडी जैसी आपको उसका नाम याद रखना है। तो अमेज़ॉन के नए जो सीईओ होंगे वो होंगी एंडी जैसी। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये है, शायद हमने पिछली जनवरी की वीडियो में हमने पढ़ा भी था। गवर्नमेंट ने एक और कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी का काम था कि वो वैक्सीनेशन की ड्राइव को चेक करेगा। तो वो जो कमेटी है जो कि वैक्सीन के ऊपर एक एम्पावर्ड पैनल बनाया गया था, वो किसके अंडर बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है, वो है RS शर्मा। ठीक है, ये हम शायद जनवरी के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पर मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन के लिए एम्पावर्ड पैनल बनाया है और उस पैनल को हेड करेंगे RS शर्मा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि रणबीर सिंह क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की कमेटी को वो करेंगे, हेड करेंगे, और RS शर्मा वैक्सीन के एम्पावर्ड पैनल को हेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड हैज़ बिन नेम्ड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। तो आपको पता है कि हर साल ऑक्सफोर्ड जैसी जो बड़ी इंग्लिश डिक्शनरीज़ होती हैं, ये कुछ वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर बताते हैं ना। तो हिंदी का भी एक वर्ड है जो कि 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। तो इस साल का जो हिंदी वर्ड है वो है आत्मनिर्भरता। आपको पता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, उसमें आत्मनिर्भर भारत की ड्राइव को शुरू करा है। आत्मनिर्भर भारत कुछ मेक इन इंडिया के लाइंस पर ही है कि इंडिया को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंडिया के पास जो भी प्रोडक्शन है हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये जो हिंदी वर्ड है ये इस साल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में रहा और इसी वजह से आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने इस साल का यानी कि 2020 का हिंदी वर्ड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन। ऐसा कौन सा इंडियन अमेरिकन है जिसको नासा ने चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी डिक्लेयर किया है। यूएस स्पेस एजेंसी होता है ऑफकोर्स नासा, तो नासा का चीफ ऑफ स्टाफ किसको डिक्लेयर किया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन की हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर है भव्या लाल। ठीक है, भव्या लाल इंडियन ओरिजिन की हैं, इनको नासा का चीफ ऑफ स्टाफ डिक्लेयर किया गया है, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, और इस वजह से ये इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, भव्या लाल क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इंडिया का पहला ऐसा सेंटर जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, वो कहाँ पे सेटअप किया गया है। ठीक है, तो ये सेटअप करा है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ये जो प्रोग्राम है ये जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए चलाया गया है। तो ये जो पहला सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया है, आपको बताना है, वो इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई में। ठीक है, तो ये चेन्नई में डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी हम लोग देख ही चुके हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड से रिलेटेड एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत का पहला जो वेटलैंड है वो चिल्का लेक था। चिल्का लेक आपको पता है उड़ीसा में है, और दूसरा जो था वो केओलादियो था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के पहले वेटलैंड्स कौन से थे, चिल्का लेक और केओलादियो। और अभी जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है जो पहला भारत का है वो चेन्नई में बनाया गया है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन का जो हेल्थ इंडेक्स है, जो अगेन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है। अभी हमने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स देखा, अब हम लोग एशिया पैसिफिक का पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स देख रहे हैं।
तो इंडिया को इसमें 11 कंट्रीज़ में 10वें नंबर पर रखा गया है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया को हेल्थ इंडेक्स में कितना ज़्यादा नीचे जगह मिली है। अगर हम एशिया पैसिफिक के रीजन को भी देखें तो उसमें इंडिया कितना ज़्यादा नीचे आता है। तो इस पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है, यानी कौन सी कंट्री है जिसका हेल्थ इंडेक्स बेहतरीन है इस रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि EIU के हिसाब से। तो वो कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है ताइवान। ठीक है, ताइवान पे आपको पता है चाइना मानता है कि ताइवान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, बल्कि ताइवान चाइना के अंडर आता है, बल्कि चाइना अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है। तो इस तरीके के पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं। फ़िलहाल इस हेल्थ इंडेक्स के हिसाब से पहली कंट्री जिसने टॉप किया है वो है सिंगापुर और सेकेंड नंबर पर है ताइवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि IMD, उसने पहला भारत का थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया है। ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट बेड है ये बेसिकली उड़ीसा के बालासोर में बनाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि IMD का भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है वो बालासोर उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि WTO का एक तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आप मुझे दोनों ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल नया चुन लिया गया है। बेसिकली इनको यूनानिमसली सब लोगों ने वोट करके चुना है। तो ये जो बने हैं ये हैं महिला हैं, ये नगोजी ओकोंजो-इवेआलिया। ठीक है, ये इनका नाम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप एक तरीके से अपने दिमाग में आपको MCQs मार्क करने हैं, तो आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इनकी स्पेलिंग क्या है। तो नगोजी ओकोंजो के नाम से आप जान सकते हो। तो इनको WTO का नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। और ये कौन सी कंट्री से है ये क्वेश्चन है, ये है नाइजीरिया से। ठीक है, और ये एक हिस्टोरिक चीज़ है क्योंकि पहली बार किसी को यूनानिमसली WTO का डायरेक्टर जनरल सिलेक्ट किया गया है। तो ये है नाइजीरिया की, इनका नाम भी N से शुरू होता है, नगोजी ओकोंजो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य की सरकार है जिसने 16 डिजिट का यूनिकोड डिक्लेयर करा है ताकि वो अपने लैंड होल्डिंग्स को मार्क कर सकें। ठीक है, तो हर लैंड होल्डिंग को एक 16 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जो उस लैंड होल्डिंग को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये जो स्टेप लिया है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, ये ऑब्वियसली यूपी की गवर्नमेंट ने लिया है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ये यूपी की गवर्नमेंट ने 16 डिजिट का जो लैंड होल्डिंग को मार्क करने की ड्राइव है ये यूपी की गवर्नमेंट ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला है इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया का जो पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जियोथर्मल क्या होता है, बेसिकली जो ज़मीन के अंदर जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसकी वजह से जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर से स्टीम निकलती है, तो उस एनर्जी को यूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे से उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो जो जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो एस्टैब्लिश किया गया है पूगा विलेज में। ठीक है, आपने पूगा वैली भी सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जियोथर्मल पावर की वजह से ही फेमस है। तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पूगा विलेज में बनाया गया है। तो पूगा विलेज कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है या कौन से यूटी में है, तो ये है बेसिकली लद्दाख में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पूगा विलेज में है जो कि है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये महाजन फील्ड राजस्थान में कंडक्ट की गई। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये इंडिया और US के बीच में, आपको ये याद रखना है। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया और US के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, या फिर आपको युद्ध अभ्यास दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको US से याद रखना है।
ठीक है। अब इस बात से मुझे याद आया कि जीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है। ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस जो अर्ली अराइवर्स थे, जैसे जिन लोगों ने जल्दी इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर दिया, उनके ऑलमोस्ट 4 टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो आप भी इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हो। हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। जैसे जैसे ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो टेस्ट के बीच में ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। तो आप चाहो तो उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दूसरी बात यह कि इंस्टाग्राम चैनल में भी मैं फरवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में मिस कर दूँ, मैं उस इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट करूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो ताकि आप कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिस ना करो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी की गई और ये की थी डफ एंड फेल्प्स ने। ठीक है। ये 2020 की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन, आपको पता है कि हर इंसान की एक ब्रांड वैल्यू होती है, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ की। तो इसमें ये बोला गया है कि एक ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सेलिब्रिटी साबित हुआ, और ये बेसिकली 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए साबित हुए, यानी कि 4 साल लगातार ये सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी साबित हुए हैं, और 2020 में भी यही इंसान रहे। तो वो कौन है जो जिनकी ब्रांड वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा रही 4 लगातार सालों में? तो ये है इसका आंसर, विराट कोहली। ठीक है। सेकंड नंबर पे है अक्षय कुमार। इस साल 2020 में अक्षय कुमार सेकंड नंबर पे है ब्रांड वैल्यूएशन में, और पहले नंबर पे है विराट कोहली। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये पैंडमिक से रिलेटेड है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक बुक जो कि है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, यानी कि पैंडमिक के बाद वाला जो वर्ल्ड है उसके बारे में ये पूरे बुक में डिस्कशन है। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है संगीत पॉल चौधरी ने। ठीक है। तो ये जो बुक है ये संगीत पॉल चौधरी ने लिखी है, पैंडमिक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये थोड़ा बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पर फिर भी मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन फॉर्म किया। क्वेश्चन है कि भारत का CRR आप जानते हो कि कैश रिज़र्व रेशियो होता है। कैश रिज़र्व रेशियो बेसिकली उतना पैसा होता है जैसे कि बैंक का NDTL, आपको मालूम होगा NDTL क्या होता है। NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो इतने पैसे का कुछ परसेंटेज जो होता है वो बैंक को RBI के साथ कैश रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज था ये अभी 3% से 3.5% करने वाले हैं फ्रॉम मार्च 27। ठीक है। तो ये हो गया। और 4% जो है ये CRR कब से होगा? ये होगा 22 मई से। तो आपको याद रखना है CRR काफ़ी सालों से 4% ही था, पर अभी RBI ने बैंक्स को थोड़ी ढील दे दी थी, क्योंकि जितना कम परसेंटेज होगा उतना ही ज़्यादा बैंक्स के पास पैसा होगा जो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरी स्कीम्स में, जो वो लोन्स दे सकते हैं, और अगर वो लोन्स देंगे तो उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से बैंक्स चाहते हैं कि CRR का जो परसेंटेज है वो कम से कम हो। ठीक है। ये काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मुझे मालूम नहीं कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि CRR जो है वो 3.5% हो जाता मार्च 27 से, और 4% हो जाएगा 22 मई से। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो ये है कि RBI का गवर्नर इस टाइम पर कौन है? आपको मुझे ये बताना है। इन गवर्नर को जब चुना गया था तब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इनके बारे में कहा गया था कि इनको इकोनॉमिक्स की ज़्यादा समझ नहीं है, पर खैर जो कुछ भी है आप मुझे बताना कि RBI के अभी करंट गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय UNFAO, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आर्बर डे फाउंडेशन है, उसने एक इंडियन सिटी को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया है। ठीक है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सिटी है भारत की जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया है? तो वो है हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये है जिसको FAO ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गल्फ स्टार है, जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया की, ये किस कंट्री के साथ हुई? अभी हमने युद्ध अभ्यास देखा,
है ना। और अब हम लोग देख रहे हैं एक और एक्सरसाइज जो कि है गल्फ स्टार। तो इसमें पूछ रहे हैं कि गल्फ स्टार इंडिया किसके साथ ये एक्सरसाइज करता है, तो ये एक्सरसाइज होती है यूएई के साथ, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात आपको पता है इसकी जो कैपिटल है आबू धाबी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूएई का जो करेंसी है वो क्या है, ठीक है। यूएई की करेंसी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंडेड इट्स 5th रोवर परसीवरेंस। ये मैंने मेरे ख्याल से शायद किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो परसीवरेंस रोवर है ये मार्स पे पहुंचाया गया है और मार्स के डीप क्रेटर में पहुंचाया गया जिसका नाम है जिज़ेरो, ठीक है। प्लैनेट की इक्वेटर पे पहुंचाया गया है। तो ये कौन सी कंट्री की पहल है, तो मार्स पे मिशन भेजना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो ये ज़रूरी है। तो ये जो परसीवरेंस रोवर है ये बेसिकली यूएसए का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्बिटर, एक होता है रोवर और एक होता है लैंडर, ठीक है। तो ये जो है ये एक रोवर है, यानी कि ये मतलब रोविंग करने का काम करेगा मार्स के चारों ओर। तो ये जो होता है ये परसीवरेंस रोवर है और ये यूएसए ने पहुंचाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय। आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑक्शंस होते हैं और प्लेयर्स को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। तो बेसिकली राजस्थान रॉयल्स ने इस प्लेयर को बेचा और इसी प्लेयर को बहुत ज़्यादा पैसे में अमाउंट में से ख़रीदा गया राजस्थान रॉयल्स द्वारा। तो ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने सबसे ज़्यादा इस बार के ऑक्शन में कौन से प्लेयर को ख़रीदा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुआ। तो ये है साउथ अफ्रीकन प्लेयर क्रिस मॉरिस। तो ये आपको याद रखना है, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं और ये इस साल के आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर साबित हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपको याद रखना है कि जो जीएस है उसमें करंट अफेयर्स यानी कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको सिलेबस याद रखना है। पहली चीज़ तो है करंट इवेंट्स, ये नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। दूसरी है पर्सनालिटीज़, तो कोई भी इंसान जो कि न्यूज़ में रहा और इम्पोर्टेंट था वो ज़रूरी होगा आपको याद रखने के लिए। तीसरी चीज़ है स्पोर्ट्स और चौथी चीज़ आपको पता है साइंस। तो जैसे कि हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन देखा वो परसीवरेंस रोवर का था, ये साइंस से रिलेटेड हो जाएगा। तो परसीवरेंस रोवर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दी हुई है चीज़ वो है साइंस से रिलेटेड, तो इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली हमने क्रिस मॉरिस क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए हमने पढ़ा। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ पे ध्यान रखना है कि कौन सी न्यूज़ आपके सिलेबस और आपके जॉब प्रोफाइल यानी कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क। तो ये जो मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क है ये चित्तौरा लेक में शुरू किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत है ये चित्तौरा लेक ये कहाँ पे है, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहराइच यूपी की खबर है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो महाराजा सुहेल देव जो मेमोरियल और डेवलपमेंट वर्क है ये चित्तौरा लेक ये बहराइच यूपी में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बांग्लादेशी नेवी शिप। बेसिकली बांग्लादेश की एक नेवी की शिप है, इसने मुंबई को विज़िट किया है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुंबई में ये शिप का क्या नाम है, शिप का नाम है प्रोतोय, ठीक है। बंगाली शिप है इसलिए नाम भी इसका बंगाली ही है, तो इसका नाम है प्रोतोय, आपको ये याद रखना है। और ये मुंबई में इसने डॉक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के नवीन पटनायक इन्होंने बेसिकली एक हॉकी स्टेडियम जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम होगा ये राउरकेला में इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में आपको याद रखना है। तो ये उड़ीसा के सीएम ने
राउरकेला का बिगेस्ट, बल्कि कंट्री का लार्जेस्ट जो हॉकी स्टेडियम है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। तो इस स्टेडियम का नाम किसके पीछे रखा गया है? कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसके पीछे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका जवाब है बिरसा मुंडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। सिमिलरली अभी लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला में खुला है वो भी बिरसा मुंडा के नाम से ही है। तो इस स्टेडियम को बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका 11% इस कंट्री में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रतिशत रोड एक्सीडेंट्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 11% दुनिया की डेथ्स होती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली इंडिया। तो इंडिया में वर्ल्ड में जितनी भी डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उसका 11% इंडिया में होता है। तो आप देख सकते हो कि 1/10 पार्ट ऑफ जो डेथ्स हैं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं वो इंडिया में ही होता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो रैश ड्राइविंग है, ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, ऊपर से जो रोड की कंडीशंस हैं, अब उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, तो ये कंडीशंस की वजह से इंडिया इस वजह से बदनाम है। पर खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। अभी इससे पहले हमने जो बुक पढ़ी थी वो थी पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड के हिसाब से। तो बुक का नाम था प्लेटफॉर्म स्केल, है ना। तो प्लेटफॉर्म स्केल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो चौधरी ने वो की थी, रिलीज़ की थी। अब सिमिलरली जो ये वाली बुक है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, ये आजकल इस बुक का जो आपको पता है ऑडियो बुक्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। तो ऑडियो बुक्स में भी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ही आवाज़ में अपनी बुक को पढ़ के सुनाया है। तो इसलिए ये बुक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर ये प्रियंका चोपड़ा की नई किताब है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड ये हम देख ही चुके हैं। ये है संगीत पॉल चौधरी के बारे में, उनसे लिखी गई है ये किताब। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसको एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल गया है DGCA से, ये कौन से स्टेट में है? अगेन वेरी इजी, ये उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर आपको पता है कि बुद्धिज़्म की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्धा के लाइफ के 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक आपको पता है बर्थ है, बर्थ हुई थी लुम्बिनी में। नेक्स्ट है जो उन्होंने रिनाउंसिएशन किया अपने घर बार का, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। दूसरा है जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था जो कि सारनाथ में है। सेकंड जो था वो ऑब्वियसली एनलाइटनमेंट का था, जो उनको एनलाइटनमेंट मिला वो हमें बोध गया में, हमें पता है कि बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला था। थर्ड नंबर पे फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था, और उनका जो डेथ है वो कुशीनगर में हुई, इसलिए कुशीनगर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 मेन इवेंट्स हैं गौतम बुद्धा की लाइफ से। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस मिल गया है, और ये जो एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट है वो है यूपी में, इसलिए भी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट डेट है। डेट अभी हमने 4 फरवरी पढ़ी। 4 फरवरी कैंसर से की वजह से ज़रूरी है, वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 2 फेब हमने देखा कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। और तीसरी जो हम इम्पोर्टेंट वो पढ़ रहे हैं डेट, वो है नेशनल साइंस डे। तो इसमें पूछा गया कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी दिन जो रमन इफ़ेक्ट है जो कि CV रमन ने किया था, ये रमन इफ़ेक्ट उस दिन मतलब इसकी डिस्कवरी हुई थी, और इसी वजह से CV रमन को 1930 में
नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिज़िक्स की फील्ड में, ठीक है। तो ये सीवी रमन की जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, रमन इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, ये 28 फरवरी को हुआ था और इसी वजह से हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ये मालूम होगा। तो ये जो NCSC है, इसका अभी चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो इस अभी जो नए चेयरमैन बनेंगे वो कौन है? तो इसका आंसर है विजय सांपला, ठीक है। तो ये जो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उनके जो नए चेयरमैन हैं वो है विजय सांपला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट रिसीव द अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्टेट को अवार्ड दिया गया है। तो वो स्टेट है यूपी, ठीक है। ये यूपी को ये अवार्ड मिला है और यूपी ने इस स्कीम का सबसे ज़्यादा तेज़ इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो कि है पलनीस्वामी, उन्होंने एशिया का बिगेस्ट कैपिटल पार्क यहाँ पे ओपन कराया। तो क्वेश्चन है कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसमें एशिया का बिगेस्ट कैपिटल पार्क ओपन किया गया है? तो वो है सलेम में, और ये है थलाईवासल, ठीक है। आप सलेम भी याद रखो और थलाईवासल भी याद रखो। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु भी याद रखो। पलनीस्वामी से आपको याद रहना चाहिए क्योंकि पलनीस्वामी तमिलनाडु के CM हैं। तो एशिया का बिगेस्ट जो कैपिटल पार्क है वो थलाईवासल सलेम में ओपन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैड बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है। भारत की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? ये है केरला यूनिवर्सिटी में, ठीक है। केरला यूनिवर्सिटी में ही डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, ये है केरला में, ठीक है। तो ये तो टाइप्ड क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चंस थे जिनके क्वेश्चंस मैंने फॉर्म नहीं करे, पर मैं जल्दी आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये तो आपको पता ही है कि ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर्स में याद रखनी है। मेजर इवेंट्स नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं, उसके बाद पर्सनालिटीज़ हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स हैं, उसके बाद साइंस है, ठीक है। तो साइंस में दोबारा से एक और इम्पॉर्टेंट मिशन है जो कि है होप मार्स मिशन। तो ये होप मार्स मिशन बेसिकली USA का UAE का मिशन है, और ये UAE का जो मिशन है, ये UAE इस मिशन के बाद सेकंड ऐसी कंट्री बन गई है जिसने फर्स्ट फ्लाइट में मार्स सक्सेसफुली पहुंचा दिया है अपने इस मिशन को। तो ये बेसिकली दूसरी ऐसी कंट्री है जो कि सक्सेसफुल रही है टू एंटर द मार्स ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट ट्राई, ठीक है। पहली कंट्री ऑब्वियसली इंडिया थी। इंडिया भी अपनी पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट में पहुंचने में सक्सेसफुल हो गई थी। सिमिलरली UAE सेकंड कंट्री बन गई है और इनका जो मिशन है वो है होप मार्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप मार्स मिशन से पहले हम परसीवरेंस मिशन पढ़ चुके हैं। तो आप हर चीज़ को कनेक्ट करते चलिए, ठीक है। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। UAE का आपको याद होना चाहिए कि परसीवरेंस है, USA का यानी नासा का है परसीवरेंस, और UAE का जो है उसे बोलते हैं होप मार्स मिशन। नेक्स्ट है US चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट वुमेन CEO कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन है, महिला पहली CEO है US चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है ये है सुजैन क्लार्क, ठीक है। तो पहली महिला वुमेन CEO जो US चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बनी है वो है सुजैन क्लार्क। सिमिलरली अभी हमने फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी भी देखी और वो थी जैनेट येलन, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग सब कुछ कनेक्ट करके याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये डेट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि 11 फरवरी को हमने समर्पण दिवस मनाना शुरू किया है। तो ये जो समर्पण दिवस है ये किसकी डेथ एनिवर्सरी पे बनाया जाएगा? तो ये जो डेथ एनिवर्सरी है ये दीनदयाल उपाध्याय की है। तो 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी होती है और इसी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
जाएगा। हमने देखा था 23 जनवरी को मैंने ये क्वेश्चन ही पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के हिसाब से मनाया जाएगा। तो सिमिलरली डेथ एनिवर्सरी दीनदयाल उपाध्याय जी को 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा मोटर्स के न्यू एमडी एंड सीईओ। बेसिकली ये क्वेश्चन अभी नल एंड वॉइड हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने डिक्लेयर किया था कि मार्क सिस्टेलो ये नए एमडी सीईओ बनेंगे टाटा मोटर्स के, पर अब ये कैंसिल हो गया है। मार्क लिस्टोसेला ये अब नहीं बनेंगे। ग्वेंटा बटचेक यही अभी एमडी सीईओ, बेसिकली इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला था और मार्क को नया एमडी सीईओ बनाया जाने वाला था। डिक्लेरेशन हो गई थी, पर उसके बाद ये डिक्लेरेशन को वापस ले लिया गया और ग्वेंटे को दोबारा से एमडी सीईओ मतलब जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है उनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में आपसे सुना होगा, भारत की सरकार और फ्रांस की सरकार ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था। तो इसका जो डीजी हैं, जो डायरेक्टर जनरल है, वो कौन बने हैं? वो हैं अजय माथुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भारत का इनिशिएटिव है, इसलिए याद रखना है। और अजय माथुर ने तुरंत ही अभी आईएसए का डायरेक्टर जनरल बनते ही उन्होंने कह दिया है कि इवन पाकिस्तान एंड चाइना आर इन्वाइटेड। अगर चाइना और पाकिस्तान भी चाहें तो आईएसए का पार्ट बन सकते हैं। बेसिकली ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक तरीके का तमाचा है। हर कोई चाहेगा कि उनकी शुरू करी गई ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी होती रहे। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर करना है वो ये है कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भारत में ही है आईएसए का हेडक्वार्टर। आप मुझे बताओगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये ऑर्गेनाइजेशन 2015 में भारत और फ्रांस की सरकार ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का, इसके हिसाब से इनोवेशन के इंडेक्स में सबसे पहली कंट्री कौन सी है? तो पहले नंबर पे कंट्री है साउथ कोरिया। तो इनके हिसाब से साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिंगापुर ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे है साउथ कोरिया और सेकंड नंबर पे सिंगापुर। और अगर भारत का नंबर पूछा जाए तो भारत है 50वें नंबर पर। तो आप देख सकते हो कि ऐसी पॉजिटिव चीज़ों में भारत कितना पीछे रह जाता है। 50th नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा स्टेट जो पहला पेपरलेस बजट जिसने पास किया है, तो वो कौन सा स्टेट है? वो है यूपी। यूपी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? ये है मानसा वाराणसी। ये आपको याद रखना, बल्कि मानसा वाराणसी से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गई है वो है मिस इंडिया की जो रनर अप है वो, और वो जो रनर अप है वो है मानसी सिंह। ठीक है, इनका नाम इसलिए इतना ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से आती हैं और इसके बावजूद ये मिस इंडिया की रैंक में मतलब ये रनर अप रही, जीत नहीं पाई पर ये रनर अप रही। तो इनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे छाई रही कि अगर आपके दिमाग में आपने कुछ ठान लिया है, आपने कोई चीज़ निर्धारित कर ली है अपने दिमाग में कि आपको ये करना ही करना है, तो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन प्लेटफॉर्म स्केल से है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर था वो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये मिला है रॉबर्ट इरविन को। इनकी जो फोटोग्राफ थी उसका नाम था बुश फायर। ठीक है, तो बुश फायर इनकी फ़ोटोग्राफ थी, उसके ऊपर रॉबर्ट इरविन ने निकाली थी। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला। अभी हमने 11 फरवरी में हमने देखा कि समर्पण दिवस मनाया जाएगा। 11 फरवरी में एक और दिन बनाया जाता है जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेस है। अभी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस, नेशनल साइंस डे पढ़ा कि वो 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन के रमन इफेक्ट के खोज के ऊपर। सिमिलरली हम अब ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉर
फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें विमेन साइंटिस्ट्स ने आगे बढ़ के उन्होंने बहुत काम किया। तो 11 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था शक्तिकांत दास को। अभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो ये आंसर आपको यही मिल गया। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और इन्हीं को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का अवार्ड है, तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। इस अवार्ड को देने वाले जो पैनल थे, उस पैनल में अल्फ़ाबेट के सीईओ भी थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन मैंने आपका कम कर दिया है, आपको मुझे ये बताना था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये क्वेश्चन तो कम हो गया। अब इस अवार्ड का जो पैनल था उसमें एक अल्फ़ाबेट के सीईओ भी थे। तो आप मुझे बताओ कि अल्फ़ाबेट के इस टाइम के सीईओ कौन है, वो इंडियन ओरिजिन के इंसान हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ये बताओ। अभी इंडिया ने एक एक्सरसाइज की है ट्रॉपिक्स, तो ये इंडिया ने करी है। और ट्रॉपिक्स बेसिकली होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये अभी भारत ने कंडक्ट करी है ट्रॉपिक्स थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसे कहते हैं मिशन शक्ति, और ये विमेन सेफ्टी के लिए है, विमेन सिक्योरिटी के लिए मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन शक्ति, और ये यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल विमेंस डे। ठीक है, भारत में जो विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 13 फरवरी को। ये आपको याद रखना है। इसी दिन सरोजनी नायडू, यानी कि जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत की कोकिला, इनका जन्मदिन होता था। तो ये सरोजनी नायडू यूपी की पहली विमेन गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो ये 13 फरवरी को इन्हीं के पीछे नेशनल वुमेंस डे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उसका जो नया अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? वो है निहार जाम्बूसारिया। तो निहार जाम्बूसारिया को ICAI का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी भारतीय मूल की महिला हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन की पहली सॉरी ये तो बिल्कुल ही गंदी हैंड राइटिंग हो गई, स्टूडेंट यूनियन का पहला जो प्रेसिडेंट बनी है वो है रश्मि सावंत। और अभी जो खबर आई थी, जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, अब तो ये पहली भारतीय मूल की महिला है रश्मि सावंत, सावंत नहीं है, सामंत है। ठीक है, तो ये रश्मि सावंत पहली भारतीय मूल की महिला बनी थी जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जानते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग बोला जाता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी थी ये। पर फिर न्यूज़ में आया कि इनके ऊपर कोई प्रेशर आया, इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर डाला गया जिस वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, पर अनफॉर्चुनेटली इनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रश्मि सामंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंक्चुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसको मिला है? ये मिला है एस थियोडोर बॉस्करन। ठीक है, एस थियोडोर बॉस्करन को ये अवार्ड मिला है। इनको कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जो कंजर्वेशन के लिए काम करा है उसके लिए ये सैंक्चुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है। और आज का जो लास्ट जो करंट अफेयर है फरवरी से रिलेटेड, वो है ऋतिका चोपड़ा। ऋतिका चोपड़ा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ रही, क्योंकि इनको इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट से इनको इंडिया अवार्ड मिला 2020 का। इन्होंने बेसिकली अच्छा जर्नलिज़्म दिखाया, और इनको इनकी जर्नलिज़्म में इन्होंने जितना भी काम किया, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये है ऋतिका चोपड़ा। ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस में।
ठीक है। तो इनके जर्नलिस्टिक इनके जो स्किल है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ऋतिका चोपड़ा को। ठीक है, तो आज के लिए ये थे फरवरी के करंट अफेयर्स। फरवरी में एक्चुअली ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। आगे भी हो सकता है मैं एक और कोई छोटी सी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं कुछ और फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स लाऊँ, और नहीं भी आए तो मेरे हिसाब से इतने करंट अफेयर्स फरवरी के लिए काफ़ी हैं। तो मैं आपको दूसरी वीडियोस में मिलती हूँ। आज होली है, मतलब कल ऑफ कोर्स बड़ी होली है, तो मैं उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आई होप कि आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशियाँ लेके आए, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आए, और आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।